न्यूक्लियर स्टेट ना होते तो ये लाजमन इंडिया को टेम्पटेशन होती कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह पाकिस्तान पे हमला अगर किया ना जाए बन या पाता अपने। न्यूक्लियर स्टेट तो कोई खतरात लाहक होते? मैं वही कह रहा हूं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते जी तो जैसे इंडिया अपनी फोर्सेस बढ़ा रहा था, जिस तरह उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज किया है, जिस तरह उनको टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जी। पूरी दुनिया में और पैसे भी हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदा करीम और आप देख रहे हैं क्योंकि 28 मई 1998 को पाकिस्तान का पहला एटमी धमाका किया गया, जिससे मुल्क को एक रिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट की हैसियत हासिल हो गई, जिससे पाकिस्तान को किसी तरह के एक्सटर्नल एग्रेशन का खतरा हमेशा के लिए टल गया। अब पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल की जंग सिर्फ अंदरूनी महाज पर ही लड़नी है और यही वजह है कि बैरूनी मुल्क के दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए टेररिज्म और पब्लिक ओपिनियन का सहारा ले रहा है। न्यूक्लियर वेपन की पाकिस्तान में क्या अहमियत है, इससे करूँगी। पाकिस्तान को डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बने हुए 20 साल हो गए। आपको लगता है कि पाकिस्तान को सिक्योर बनाने में इसने कोई रोल अदा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इसकी जरूरत इसीलिए महसूस हुई थी कि इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन गया और वो जो 10-15 दिन दरमियान में थे जब हमने धमाका किया, उन 10-15 दिनों में अंदाजा हो गया कि अगर हम ना करते तो इंडिया हमें कितना ब्लैकमेल करेगा जी। जो हाइट थी इंडिया में और जिस तरह के वहां से आप कह लीजिए कि धमकियां ताने थे, तो मेरा ख्याल है एक तो ये बड़ा जरूरी था अपनी कौम के लिए नफ्सियाती तौर पे भी और वैसे भी। इंडिया का जैसा एटीट्यूड है आपके तरफ एक एग्रेसिव किस्म का, तो ये जरूरी था, तो आपने वो किया। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि वक्त के साथ साथ हमारा जो कन्वेंशनल फोर्सेस का एक गैप है वो बढ़ता गया है जी। पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज इतने स्ट्रेच नहीं कर सकता था कि कन्वेंशनल फोर्सेस को बहुत एक्सपैंड करे, बहुत आप कह लीजिए कि नए मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वगैरह ले। नतीजा ये कि ये जो गैप बढ़ता जा रहा था, अगर आप न्यूक्लियर स्टेट ना होते तो ये लाजमन इंडिया को टेम्पटेशन होती कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह पाकिस्तान पे हमला किया अगर ना जाए बन या पाता न्यूक्लियर स्टेट तो कोई खतरात लाहक होते? मैं वही कह रहा हूं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते जी तो जैसे इंडिया अपनी फोर्सेस बढ़ा रहा था, जिस तरह उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज किया है, जिस तरह उनको टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जी पूरी दुनिया में और पैसे भी हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। फिर आप देखिए कि उन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाया था और वो एक आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बना रहा। फिर आपने इसी में अपना हल जो था वो न्यूक्लियर फील्ड पे निकाला और देख लीजिए कि उस लिहाज से एक आपके पास एक डिटरेंट मौजूद है। फिर आपने इस न्यूक्लियर पॉलिसी भी अपनी यही रखी कि हमने क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की एक लेवल मेंटेन करनी है। मकसद ये था कि आप इंडिया के साथ हथियारों की दौड़ में नहीं जाना चाहते, लेकिन इंडिया अगर कोई चीज ऐड करेगा तो हमें भी अपनी डिटरेंस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। नतीजा ये कि आज आपके पास एक डिटरेंस लेवल ऐसी मौजूद है कि इंडिया को ये कभी भी ख्याल नहीं आ सकता कि वो पाकिस्तान को जाके जिस तरह चाहे नुकसान पहुंचा दे या उस पर हमला करके तो अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लेगा, वो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक हमने जो चुना वो दिफाई एतबार से हमें हमेशा के लिए इंडिया की एग्रेशन से बचा गया। लेकिन जी 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 आप चलिए बाकी साहब से मुझे सवाल करने थे। बाकी साहब, न्यूक्लियर वेपन की एक मुखालिफ लॉबी भी है, आपको क्या लगता है एसेट है लायबिलिटी है फॉर द कंट्री? मैं थोड़ा सा इसका जवाब देने से पहले उससे जो आपने पिछला क्वेश्चन किया जनरल साहब से उसके साथ कनेक्ट करूंगा, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन मेरी जो है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बनेगी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं अब 20 साल तो होने को हैं, लेकिन ये हमारी कोई कामयाबी का मज़हर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, भारत की, इस रीजन की और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसकी नाकामी का एक मुंह बोलता हुआ सबूत है। वो नाकामी इस सेंस में है कि हम यहाँ पर पीस नहीं दे सके। ये 20 साल पुराना किस्सा नहीं है, ये 70 साल पुराना किस्सा है, जिसको 20 साल पहले सिर्फ अंडरस्कोर किया गया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की इंट्रोडक्शन हुई वो बदस्तूर एक बढ़ता हुआ मसला है। अब हम न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, पहले हमने सिर्फ 20 साल पहले न्यूक्लियर टेस्ट किए, फिर ग्रेजुअली ये खतरात ये बढ़ते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर की लॉबी मुखालिफ या हक में नहीं, ये
एक्चुअली हमें ये देखना है कि यहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स काम नहीं कर रहे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई डायलॉग नहीं इस वक्त चल रहा। वो भारत की हटदर्मी की वजह से भला हो, लेकिन दुनिया को रियलाइज करना चाहिए कि अगर यहाँ पे लिमिटेड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो उसकी पूरी दुनिया के लिए रिपरकशंस होंगी, सिर्फ इन 2 ममालिक के लिए नहीं होगी। और यही चीज़ है कि सबको इसमें कंट्रीब्यूट करके इस इशू को रिजॉल्व करें ताकि यहाँ पर हम इस चीज़ को कैप कर सकें। लेकिन जहाँ तक है कि न्यूक्लियर ने हमें सिक्योर बनाया या नहीं बनाया, तो वो भी एक डिबेट है कि अब आप देखें कि जब जो एक तो हमारा एक्सटर्नल थ्रेट है जिसको हम मिलिट्री कॉन्सेप्ट में कह सकते हैं कि जी बाहर से दुश्मन की तरफ से जो हमें डिफेंस कैपेबिलिटी के ऊपर हमें दरपेश है, लेकिन जब ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती है, उसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। इसी पे आएंगे। तो बाकी साहब, लाइक अगर हमारा एक ये पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना होता तो आपको नहीं लगता सीरिया अफगानिस्तान वाला हाल ही होता पाकिस्तान का? ये एक आपको बिल्कुल ही एक खौफनाक किस्म का सिनेरियो दिखाया जाता है। लेकिन आप देखें ना, आपने क्या कॉस्ट बर्दाश्त की, आपने आपकी एजुकेशन आपकी सफ़र हुई क्योंकि आप एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट का आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम में जाता है। आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी जो ह्यूमन जो सिक्योरिटी है, आपकी न्यूट्रिशन, वो सफ़र हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि क्या आपके बॉम्ब बनाने की वजह से आप वो जो 50 से 60 हज़ार हलाकतें हुई हैं या शहादतें, हम उनको ज़्यादा मुनासिब होगा कहें, ये जो आपकी वॉर ऑन टेरर में हुई हैं, तो क्या हम उनको बचा पाए? क्योंकि जो थ्रेट था अगर मिलिट्री डोमेन से सब कन्वेंशनल डोमेन में ट्रांसफ़र हो गया तो क्या हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने हमारी वो 60,000 जाने बचाने में कामयाब हुआ? यकीनन नहीं हुआ। जो थ्रेट है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वहाँ पर हमें यहाँ तक आप कह सकते हैं कि भारत ने हमारे खिलाफ खुली जारहियत नहीं की। अभी तो इस कॉन्सेप्ट को जो जनरल दुरानी साहब हैं उन्होंने भी चैलेंज किया है, जो साबिक ISI चीफ हैं, उन्होंने अपनी जो भी उनकी कंट्रोवर्शियल किताब आई है, हम उनके कंटेंट से लाख वो इख्तलाफ करें, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये हमारा एक सेल्फ सर्विंग आर्गूमेंट है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने हमें सेव किया है, या कोल्ड वॉर, सॉरी जो उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है जो इंडिया की, उसको वो ऑपरेशनलाइज नहीं हो सकती न्यूक्लियर ओवरहैंग में। ये हमने ये देखा है कि कारगिल भी तो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हुआ था। ठीक है, ये तो फिर मैं अमजद साहब से भी यही सवाल करना चाहूंगी, क्या लगता है अमजद साहब, अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बनता पाकिस्तान तो सीरिया पाकिस्तान वाला है कि ये एक्सप्लेनेशंस वैलिड नहीं हैं। देखिए, कारगिल के वक्त हमारे पास वेपन नहीं था, हमने एक्सप्लोजन जरूर किया था, डिलीवरी सिस्टम नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन हमने ऐसा एक बॉम्ब की शक्ल में नहीं बनाया हुआ था, उसकी मिनिएचराइजेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में भी। लेकिन बात यह है कि इंडिया ने पहले किया तो उसकी रिस्पांस में हमें करना पड़ा। अगर आप ना करते तो आपको थ्रेट जिस भी नौयत की होती वो आप एक ब्लैकमेल होके तो उनके नीचे उनके कदमों में पड़े होते। तो नेचुरली अगर आज आपको एक ऐसी थ्रेट, टेररिज्म की थ्रेट आ गई जो कि अगेन कन्वेंशनल नहीं है, नॉन कन्वेंशनल थ्रेट है, तो वक्त के साथ साथ तो थ्रेट्स की नौयत बदलती रहेगी। अभी हाइब्रिड वॉर आ गई जिसमें फिफ्थ जनरेशन वॉर है, वो मेरी प्रोपेगेंडा पे ही चल रही है, और उसमें आप साइकोलॉजिकली लोगों को सबवर्ट कर रहे हैं अपनी स्टेट के खिलाफ। तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें आएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आने वाले चैलेंजेस को पूरा करने के लिए पीछे वाला अपना मामला छोड़ दें, या वो अगर आपने किया था तो आगे आपने नहीं देखना। ये वक्त के साथ आपको इवॉल्व करनी पड़ेंगी अपने लिए भी चीजें। तो अमजद साहब, आप जो टर्म है न्यूक्लियर डेटरेंस, इसको कैसे देखते हैं? कि कहा जाता है इट्स अ मिथ। देखिए, न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो बुनियादी तौर पे है एग्रेशन के खिलाफ, लेकिन उसमें बिल्कुल वो स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनमें वो इस्तेमाल हो सकती है। एक तो ये कि इंडिया अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल, क्योंकि हमने ये बड़ा वादे कहा कि हमारा न्यूक्लियर वेपन जो है ये इंडिया स्पेसिफिक है, अगर इंडिया ना करता हमें कोई जरूरत नहीं थी करने की। उन्होंने किया, हमने कर लिया, और हम अब एक बैलेंस मेंटेन करेंगे विज़ावी इंडिया। हमें और हमारे कोई न्यूक्लियर वेपन्स किसी और इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई ऐसे डिजाइन है ही नहीं, हमारे दुनिया में किसी और के साथ ऐसे डिस्प्यूट्स नहीं है। लिहाजा जो इंडिया के साथ ही लड़ी गई हैं, तो उसी के पैराए में, उसी सिनारियों में आपने बाकी चीजें देखनी है। अब चीज ये है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जो आज है, या जो 15-16 साल पहले जब आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए तो उस वक्त तो ये नहीं थी, किसी को ये नहीं पता था कि ये अफगानिस्तान में सिचुएशन हो जाएगी और इंडिया को वहां पे एक फुटहोल्ड मिलेगा जहां से वो आपके अंदर टेररिज्म करवाएगा। सो नेचुरली आप ये नहीं कर सकते, ना तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं चीजों की, और ना ये कर सकते हैं कि दुनिया में आने वाली थ्रेट जो है वो आपके खिलाफ काम ना करें। ये तो जैसे जैसे मीन्स निकलेंगे लोग इस्तेमाल करेंगे, आपने उसको काउंटर करना होगा।
लिहाजा आप देख लीजिए कि हमने बड़ी हद तक काउंटर की वो थ्रेट भी। अब ये कहना कि अगर हम वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट ना करते तो ये 60,000 लोग ना मारे जाते, तो बिल्कुल कोई इसकी इक्वेशन बनती नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग किस्सा है, वो एक अलग किस्सा है। ये आपके पास वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास होता ना होता, आप 71 वॉर का देख लें कि बांग्लादेश में उसने ये चीज इस्तेमाल की जो वहां से वो कर रहे हैं अभी अफगानिस्तान से। ये चीजें हमेशा टेम्प्ट करती हैं दूसरे को। उसकी वजह यह है कि ये लो कॉस्ट अफेयर होता है और इसमें आपको रिपरकशन के चांसेस कम नजर आते हैं। अमजद साहब, हम पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहे थे। न्यूक्लियर हमलों की जो सूरत हाल है, रिएक्शन टाइम पाकिस्तान और इंडिया का 1.5 मिनट्स है, जो कि सबसे कम बताया जाता है। लाइक बाकी मुल्कों में सबसे कम इन दो ममालिक का है। आपको नहीं लगता कि ये और खतरात सामने ला सकती है? नहीं, ये चीज जो है ये अगर आप समझते हैं तो इंडिया भी समझता है। इसमें अमूमन होता ये है कि हिस्ट्री आपको ये बताती है कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दो, उनमें कहीं ओपन डायरेक्ट वॉर नहीं हुई। ये एक ऐसा डिटरेंस, यही चीज एक डिटर करती है दूसरे को कि उसको पता है कि मैंने अगर ये काम किया तो मुझे उसी तरह रीपे कर दिया जाएगा। चुनाचे आप पूरी जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं फील्ड में, आप देखें कि डायरेक्ट वॉर खत्म हो गई है उन स्टेट्स के दौरान। बाकी तो वो चीजें चलती रहती हैं। प्रॉक्सी वॉर्स हैं जो कहीं ना कहीं चल रही हैं दुनिया में, और रशिया चला रहा है तो अमेरिका भी चला रहा है। वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट नौयत की थ्रेट होती हैं। वो आप उनको काउंटर भी मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। उनके लिए आपको एक अलग मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। जैसे हमने बनाया, टेररिज्म को हमने खत्म करने के लिए एक टोटली एंटी टेरर वॉर लड़ी जो हमारी अपनी थी, जिसे हम कहेंगे कि उसके लिए टोटली जो हमने डिवाइस किया मैकेनिज्म या टैक्टिक्स हमने डिवाइस किए या स्ट्रेटजी जो वर्कआउट की, वो शायद और कहीं एप्लीकेबल ना हो। हमने पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से उसको किया और उसमें आपने देखा कि हमने बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की, बहुत कुछ कंट्रोल किया। उसमें फिर भी प्रॉब्लम रहती है, जो बाहर के एलिमेंट जो स्पॉन्सर करते हैं लोग, वो चूंकि मौजूद हैं, वो भी उतने ही एफर्ट करते रहते हैं, तो ये खतरा कहीं टल नहीं जाता जब तक कि बाहर का सोर्स आपका बंद ना हो। श्रीलंका में यही हुआ था कि इंडिया ने वो तमिल टाइगर्स को सपोर्ट करना जब बंद किया तो श्रीलंका अल्टीमेटली उनके ऊपर गालिब आ गया। लेकिन अगर वो चीज बाहर से चलती रहती तो श्रीलंका के लिए मसला होता। जी, अब्दुल साहब, मुझे बस बाकी साहब से एक सवाल करना है। हाँ जी, बाकी साहब, जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसको एसेट क्या आपको लगता है कि उनकी कस्टडी महफूज हाथों में या नॉन? जी, उस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारी जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी की रिजीम है वो बहुत रोबस्ट है। ये वो एक बोगी है जो बार बार वेस्ट पाकिस्तान को मेलाइन करने के लिए इस्तेमाल करता है कि जी उनकी सिक्योरिटी को खतरा लाक है। पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स, अगर हम देखें जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा फॉर्मलाइज हुआ और हमारा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बना, उसके बाद हमने काफ़ी कुछ किया जिसके बाद कोई इस तरह का बाजार खतरा नहीं है। कंट्रोल जो हमारा वो बहुत रोबस्ट है और प्रॉपरली फंक्शनिंग है, सेंट्रलाइज, उनसे हमारा काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ तक कि हमारा जो है ना, ये जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, शायद जो और रीजनल कंट्रीज है उनसे भी हमारा बेहतर और उस सूरत में है। जो डिबेट थी वो थी कि न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए या नहीं, लेकिन न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर मेरा कोई किसी तरह का, जिसे कहते हैं ना, मुझे कोई शक नहीं है कि किसी वक्त पे कोई मिलिटेंट्स या कोई किसी गलत हाथ पे चढ़ सकते हैं। लेकिन जो इशू बुनियादी तौर पे वो ये है कि हमें पीस के लिए इस रीजन में कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इस जो दौड़ है, जो ये असले की दौड़ है या ये भयानक हम इस डिस्ट्रक्शन के पीछे हम चल रहे हैं, इसको किसी एक जगह पे जाके रुकना चाहिए। हमें देखना है कि हमने डिटर्मिन करना है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें कितने वेपन जरूरत है। ये कोई ला इम्तनाही सिलसिला नहीं हो सकता कि आपने इतने बॉम्ब्स बना दिए, अब इसको इतना बढ़ा दिए या इस तरह के नए बॉम्ब्स ने। हमें डिटर्मिन करना है, इस पे पब्लिक डिबेट होनी चाहिए कि जनाब हमें इतने बॉम्ब्स चाहिए या इतने वेपन्स चाहिए कि हम अपने मुल्क को अब सिक्योर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया बाकिर साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब। नहीं जा सकते आप, ये पब्लिक डिबेट नहीं, ये थ्रेट रिलेटेड है जी। अगर आपके थ्रेट दूसरी तरफ से बढ़ती है तो आप अपनी डिटरेंस जो है वो उसी तरह उसमें थोड़ा बहुत आप भी इंक्रीज लाएंगे। ये चूंकि रिलेटेड है उससे, आप देखें ना, हमने रिस्पॉन्ड किया था इंडियन एक्शन को। सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इंडिया के साथ आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी रेलेवेंस तभी रहेगी अगर आप उसको डिटरेंस लेवल उसके यानी एक प्रोपोर्शन आप मेंटेन करेंगे, एक रेशियो प्रोपोर्शन उनके प्रोग्राम के साथ।